जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे ये असल में पहले रिकॉर्ड किए गए थे रोशन टीवी के लिए। तो ये चूंकि हमारा एसेट है तो हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम प्रोग्रामों को जो पहले रोशन टीवी पे चले उनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए भी, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो शायद आप में से कुछ ने पहले रोशन टीवी पे ये देखे हों, मगर अब हम इनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ भी, ताकि वो ज़फ़रनामा के जो नए दोस्त हैं देखने वाले और पहले भी जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है, ताकि उन सबको एक ही जगह पे ये किस्तें जो है ना वो मिलती रहें। तो हमने तारीख़ पंजाब और तारीख़ हिंदुस्तान का सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी कोई 30 किस्तें हो चुकी हैं, अभी वो जारी है। तो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम ज़फ़रनामा के चैनल के ऊपर भी, तो आप इनको भी देखें। तो हमारे दो सिलसिले अब चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक तो तारीख़ हिंदुस्तान और तारीख़ पंजाब का है, और दूसरा जो है ना वो तारीख़ इस्लाम का है, जो स्पेसिफिकली ज़फ़रनामा का जो है ना वो हिस्सा है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर हम बता दें कि ये प्रोग्राम रिप्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए, ज़फ़रनामा के लिए, जो पहले दूसरे चैनल पर चल चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में तारीख़ पंजाब की जो 7वीं किस्त है वो लेकर हाज़िर होते हैं। अभी तक हमने जो बयान किया वो मोहम्मद बिन कासम का जो हमला था पंजाब पे, सिंध पे, और उसका अंजाम कैसे हुआ, वहाँ तक हम जो है वो पहुँचे थे। तो मोहम्मद बिन कासम देखें, हीरो बदलते रहते हैं। अगर हम इस्लामी तारीख़ के हिसाब से देखें तो हम हज्जाज बिन यूसुफ को भी पता नहीं क्या फरिश्ता बनाकर पेश करते हैं, मोहम्मद बिन कासम को भी। तो अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो राजा दाहिर को भी हीरो समझने वाले हीरो समझते हैं। वो हीरो था भी, क्योंकि मुकामी था। और जो भी कोई बैरूनी हमला आवर होगा, अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम से अलग करके देखें, तो अब देखें कई जगहों पे आपको बड़ा अजीब लगता है कि हम किसको हीरो कहें और किसको हीरो ना कहें। मसलन जब हज्जाज बिन यूसुफ खाना काबा पे बमबारी कर रहा था, तो उधर भी मुसलमान थे और वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीज और कराबतदार थे। तो अब किसको आप हीरो कहेंगे? कौन था? कि हज्जाज बिन यूसुफ जिसने खाना काबा को गिरा दिया, या दूसरी तरफ जो है ना अब्दुल्ला बिन जुबैर और बाकी जो लोग थे वो थे। तो बहुत सी जगहों पे बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाती है। अब आप जो है ना एक तरफ अगर आप कहें कि आप इसको तैमूर लिंक को जो है ना वो हीरो कहेंगे, या बायजीद यल्दरिम को जो है ना वो हीरो कहेंगे कि जिसने कितने बड़े मुसलमान बादशाह को पिंजरे में बंद करके ले गया था, दोनों मुसलमान थे। तो बस ये बड़ी अजीब सितम ज़रीफ़ी है तारीख़ की, मगर तारीख़ जो भी हो उसको बयान करना चाहिए, दोनों रुख जो है ना वो बयान करने चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अंजाम हुआ उसके बाद जो है वो कुछ सलमान बिन अब्दुल मलिक के दौर कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन उसके बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर बड़ा पुरअमन दौर था, बड़ा अच्छा दौर था। उन्होंने जो है ना वो बनु उमैया की खिलाफत में बड़ा अच्छा गरवादारी कायम की, क्योंकि पहले बहुत लान तान की जाती थी। बनु उमैया के दौर में जो है ना वो अब्बासियों के ऊपर और ख़ासकर हज़रत अली के बारे में बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने यह ख़त्म किए थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ही राजा दाहिर का बेटा जय सिंह मुसलमान भी हो गया था। मगर बाद में जब खलीफा हशाम आए और उन्होंने जुनैद को जो है ना वो गवर्नर मुकर्रर किया सिंध का, तो इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हो गए, क्योंकि वो राजा दाहिर का जो बेटा मुसलमान हो गया था वो कह रहा था कि अब मैं मुसलमान हो गया हूँ तो मुझ पर हमला मत करो, जो है ना मुझे शक है तुम पर। दोनों के इख्तलाफात बढ़े और दोनों में जंग भी हुई, उसमें जो है ना वो फिर कत्ल हो गया। राजा दाहिर का जो बेटा था वो कुछ कहते हुए मुर्तद हो गया था। बहरहाल जो भी हुआ तो इनका उसको कत्ल कर दिया गया। तो उसके बाद फिर बड़ी अजीब सूरत रही रही वहाँ हुकूमत जो है ना वो मुसलमानों की, गवर्नर बदलते रहे, मगर फिर कोई इतना कभी कभी जो हिंदू राज्य थे वो ताकतवर हो जाते थे, वो दोबारा से कब्जा कर लेते थे।
اور پھر وہ شاہیہ خاندان کی جو حکومت آئی، جس کو پھر محمود غزنوی کا جو دور ہے اس میں پھر جے پال کو اور ان راجوں کو شکست ہوئی۔ اب جو ادھر جو سامانی حکومت قائم ہو چکی تھی، جو خراسان کا اور خاص کر یہ جو بلخ وغیرہ کا جو علاقہ ہے، اس میں جو ہے نا وہ عبد المالک سامانی نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی، جو ترک مسلمان تھا، اور اس کا غلام تھا الپتگین۔ الپتگین جو ہے وہ اس کا زرخرید غلام تھا، اور وہ بڑا قابل انسان تھا، تو خراسان کا گورنر اس کو مقرر کیا ہوا تھا عبد المالک سامانی نے۔ اور جب عبد المالک سامانی کی وفات ہو گئی تو اس کا بیٹا منصور تخت نشین ہوا۔ تو پہلے تو شروع میں ان کے آپس میں تعلقات اچھے رہے الپتگین کے ساتھ، مگر پھر کوئی اختلافات ہوئے اور الپتگین نے غزنی پر حملہ کر کے تو غزنی کو اپنا مرکز بنا لیا اور غزنی میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اور اب الپتگین جو تھا اس کا بھی ایک ترک غلام تھا، سبکتگین، جو کہ محمود غزنوی کا باپ تھا اصل میں۔ سبکتگین کو گورنر مقرر کیا، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ سبکتگین جو ہے وہ اس کو جو اس کا بیٹا تھا عبد المالک سامانی کا، اس نے اس کو کہا کہ جا کر آپ حملہ کرو جو ہے نا ملتان پر، اور الپتگین نے کہا ساری اس کو کہ آپ جا کر ملتان اور لاہور کے اوپر حملہ کرو، سبکتگین کو، اپنے غلام کو جو کہ گورنر بھی تھا۔ تو وہ گیا، وہاں جا کر اس نے حملہ کیا، اور راجہ جے پال جو تھا وہ حکمران تھا اس وقت پنجاب کا، اور خاص کر اس علاقے کا، ملتان اور لاہور وغیرہ یہ سارا۔ تو جے پال بھی بڑا طاقتور حکمران تھا، مگر پھر بھی ان کی طاقت بہت زیادہ تھی سبکتگین کی۔ تو اس نے پھر مدد مانگی قنوج سے، دہلی سے، دوسرے ہندو راجاؤں سے، مگر اس کو شکست ہو گئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ علاقہ سندھ تک، سندھ کے پار پار ان کے قبضہ میں آ گیا، پھر اس کے بعد پھر لڑائی ہوئی، پھر جہلم تک کا علاقہ ان کے قبضہ میں آ گیا۔ تو ایک دو لڑائیاں ان کی جو آپس میں ہوئی، تو جے پال نے اپنے آپ کو جلا لیا تھا چتا میں، یعنی کہ شکست نہیں مانی تھی، مگر وہ جل مرا تھا بعد میں۔ یہ کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جاٹوں کی، راجپوتوں کی، یہ بڑے غیرت مند ہوتے تھے، یا لڑ کر مر جاتے تھے، یا جل کر مر جاتے تھے، یا خودکشی کر لیتے تھے، پانی میں ڈوب جاتے تھے، چھلانگیں لگا دیتے تھے قلعے کی دیواروں سے۔ تو یہ جو سبکتگین وغیرہ بھی تھے، یہ ترکوں کا، اور اس وقت کے جو منگول تھے وہ بھی یہی کیا کرتے تھے کہ ان کا مقصد وہاں رہنا نہیں ہوتا تھا، یہ آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، دولت اکٹھی کرتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، وہاں کسی کو گورنر مقرر کر دیا کرتے تھے۔ تو سبکتگین نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کے بعد جب الپتگین فوت ہوا تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تھا، جو 2 سال میں ہی فوت ہو گیا۔ تو پھر چونکہ سبکتگین الپتگین کا داماد بھی تھا اور قابل بھی تھا، تو پھر اس کو جو بادشاہ مقرر کر دیا گیا، غزنی کا حکمران وہ بن گیا، جو کہ کافی عرصہ وہاں حکمران رہا۔ اور چونکہ سبکتگین جو ہے نا وہ بڑی اعلیٰ نسل، باپ کی طرف سے وہ ترک تھا، ماں کی طرف سے وہ ایرانی تھا، ہتھیاروں کی بہت جو ہے نا وہ رکھتا تھا جو ہے نا معلومات، اور بڑا ہی قابل قسم کا جرنیل اور حکمران تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ شکاری بہت تھا، شکار کرنے گیا تو اس نے ہرنی دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تو اس نے ہرنی کے بچے کو باندھ کے اٹھا لیا اور گھوڑے پہ دوڑ لگا دی۔ تو پیچھے ہرنی بھاگتی رہی، دیکھتی رہی، تو پھر اس کو ایک جگہ ترس آ گیا کہ یہ ماں ہے، اس کی تڑپ دیکھی تو رحم دل ہو گیا، اس نے وہ ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو وہ ماں اپنے بچے کو لے کر بڑی دور تک بڑھ کے اس کو دیکھتی رہی، یعنی اس کا شکریہ ادا کرتی رہی قسم کا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی رات سبکتگین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، تو رسول پاک نے فرمایا کہ آپ کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے، اور اس کو بشارت دی کہ تم غزنی کا بادشاہ بنو گے تم۔ تو کہتے ہیں اس لیے وہ بادشاہ بنا اور کافی کامیاب رہا۔ اب جب سبکتگین فوت ہوا 997 عیسوی میں، تو اس وقت پھر محمود جو تھا وہ غزنی میں نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو جو ہے نا وہ غزنی کا بادشاہ مقرر کر دیا، حکمران مقرر کر دیا۔ مگر وہ اسماعیل جو ہے نا بڑا نائل تھا، عیاش پرست تھا، اس نے خزانے لٹانے شروع کر دیے، یشیاں کرنی شروع کر دی۔ تو محمود کو اس کا بڑا قلق تھا۔ محمود بڑا جنگجو قسم کا جو ہے نا وہ نوجوان تھا، اور وہ
लड़ाई और जो है ना अपनी हुक्मरानी कायम करने के उसको शौक था, मगर इस्माइल को इसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो महमूद ने फिर गजनी पे चढ़ाई की वापस आके, और अपने भाई से जंग कर कर छीन लिया इक़्तिदार, उससे अपने भाई को गिरफ्तार कर लिया इस्माइल को। तो उसने इस्माइल से पूछा कि अगर इस जंग में तुम जीत जाते तो मेरे साथ क्या सलूक करते। तो इस्माइल ने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े किला में बंद कर देता और ऐश व इशरत के सारे सामान मुहैया करता और सारी उम्र तुमको वहां बंद रखता। तो महमूद ने कहा अच्छा चलो मैं तुमसे भी वही सलूक करता हूँ। तो उसने फिर उसको कैद कर दिया था, और कैद करके तो उसको फिर जो भी वो याश प्रस्त था उसकी याशी के सामान उसको जो है ना वो दिए। तो महमूद ने फिर जो है ना वो लाहौर पर कब्जा किया, पंजाब फतह किया 1021 में, और यहाँ फिर अयाज को अपना गवर्नर मुकर्रर किया था। वो जो मशहूर वाक़या है ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो वो ये अयाज था, ये भी इसका गुलाम था जो है ना वो महमूद गजनवी का। तो उसने इसको गवर्नर मुकर्रर किया, और फिर वही वो एक साथ में खड़े हो गए। बड़ी तरक्की हुई थी अयाज के दौर में भी लाहौर में। तो महमूद गजनवी जो है वो इसने फिर हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो बड़ी स्टोरी है। अब जो है ना वो कहते हैं कि सोमनाथ के जो वहाँ से हीरे जवाहरात मिले, असल में दौलत के लिए ये करता था, और दौलत ही इसका जो है ना वो मतमाय नज़र था। क्योंकि आखिर में जब ये फौत हुआ तो इसने अपनी दौलत के ढेर लगवाए थे अपनी आंखों के सामने, और फौज की परेड करवाई थी, और फिर रोते रोते जो है ना वो मर गया था कि मैंने दुनिया तो फतह की लेकिन ये दौलत भी ली। तो उसने जहाँ जहाँ वो, उन्हें पता था कि हिंदू मंदिरों में दौलत रखते हैं, सोने के जो है ना वो बुत बनाए हुए होते हैं। तो इस तरह तभी उसने सोमनाथ पे भी इतने जो है ना वो हमले किए थे, क्योंकि वहां से वो दौलत लूटता था और दौलत लूट कर ले जाता था। अब वो उनके नुक्ता नज़र से वो इसको लुटेरा कहते हैं, हम उसको हीरो कहते हैं। बहरहाल अपने अपने ही हीरो जो है ना वो सबके हैं। उस तरह जयपाल भी देखे, उसके बेटे अनंतपाल, बहमपाल वगैरह, तरलोचन, उन्होंने भी बड़ा मुकाबला बड़ा सख्त किया, इतनी आसानी से नहीं कब्जा करने दिया पंजाब के ऊपर। और फिर आखिर कभी शिकस्त खाई तो खुदकशियां कर ली, कुछ बेचारे कत्ल भी हो गए। तो इस तरह महमूद जो है वो असल में दौलत की खातर हमले करता था और दौलत लेकर जाता था। उसको कोई इस्लाम से इतना बड़ा वो नहीं था कि हम कहें कि वो इस्लाम फैलाने के लिए आता था, नहीं, वो सिर्फ अपनी दौलत इकट्ठी करने के लिए जो है ना वो आता था। मगर उसने काफ़ी लंबा अरसा हुकूमत जो है ना वो की, तो तकरीबन 224 साल जो है ना वो इसकी हुकूमत वहाँ रही। फिर उसका बेटा जो है ना उसकी वफात के बाद मसूद बिन महमूद को 10 साल उसने हुकूमत की, 1030 से 1040 तक। फिर उस मसूद ने भी अपने भाई मोहम्मद को अंधा करके इक़्तिदार छीन लिया था। फिर मौदूद बिन मसूद आया, उसने भी कोई 9-10 साल हुकूमत की। अबुल हसन आया, अब्दुल रशीद बिन मसूद आया, तो उसने उसको तो उसके अपने जर्नैल ने ही कत्ल कर दिया था। तो इसी तरह आखिर पे जो है ना वो फिर इब्राहिम बिन मसूद अव्वल और आखिर में खुसरो मलिक बिन खुसरो शाह आया था। तो वो इस आखिरी हुक्मरान वही था। तो इसको फिर गोरियों ने शिकस्त दी थी। तो गोरियों ने जो है ना वो फिर जो गजनवी हुकूमत थी वो ख़त्म करके तो यहाँ अपनी हुकूमत फिर कायम की थी। तो आगे गोरियों का जिक्र इसके बाद हम करेंगे कि ये गोरी कौन थे, ये कहाँ से आए। तो आप एक तो रोशन टीवी को अगर सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पिछली किस्तें, ये तो छठी 7वीं किस्त है ये, तो 6 किस्तें पहले वहाँ मौजूद होंगी। तो आप जाकर अगर स्क्रॉल करें तो अगर आपने शुरू से देखनी है तो जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब है इसकी किस्त नंबर 1 से शुरू करें तो फिर सारा सीक्वेंस आपको जो है ना वो मिलता जाएगा। हम बहुत लंबे वाक़यात में नहीं जाते, बहुत लंबी पुरानी तारीख में नहीं जाते, क्योंकि आजकल किताबें इंटरनेट भरा हुआ है। लेकिन हम ये कि वो लोग जो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखना चाहते हैं, जिस देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था, और कुछ वो बातें जो पहले बयान नहीं हुई हैं, अगर कोई नई तहकीक हुई है तो वो बयान करते हैं, ताकि हमारे नाजरीन की जो है ना वो तवज्जो का बायस बने रहें। तो चलें आज इस किस्त को इधर ही ख़त्म करते हैं, और फिर आगे गोरियों का जिक्र जो है ना वो करेंगे अगली किस्त में।